सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा, नीट 2023 के जो लास्ट 180 डेज़ हैं उसके रिलेटेड ये पूरा वीडियो होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुल 3 इंपॉर्टेंट ऐप्स बताने वाला हूँ जो हर एक नीट एस्पायरेंट के मोबाइल फ़ोन में होने ही चाहिए। और पर्सनली मैंने अपने 2 इयर्स की जर्नी में इन 3 ऐप्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा क्या मतलब, इन 3 ऐप्स को ही यूज़ किया है जो आपको आपकी साइड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला है फिजिक्स का 35 ईयर नीट पेपर, और ऐसे ही केमिस्ट्री का, और ऐसे ही बायोलॉजी का है। तो जब ये आप ऐप्स को देखेंगे, सबसे पहले इनको डाउनलोड कर लें। और जब आप इनको ऐप्स को देखेंगे, ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर के बाद सब टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको नीचे लिखे हैं, और आपको हर एक ईयर के मिल जाएंगे जो जितने भी EIPMT होते हैं। जैसे इसमें दिख रहा होगा 1988 से लेके अभी तक 2022 तक जितने भी हुए हैं सबके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो नीट होने वाला है अपकमिंग 2023 में, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही वो क्वेश्चन रिपीट हो। तो ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें और अच्छे से देखें। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े ऐप के साइज हैं, इसलिए क्योंकि इसमें आपको दोबारा से फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी अंदर जाके, तो आपको सब ऐसे ही मिल जाएगा इसमें। तो जितने लोग नए हैं इस चैनल पे, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें, और बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फिज़िक्स, अगर आपकी फ़िज़िक्स उतनी अच्छी नहीं चल रही जैसा आप चाहते थे, और अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप फिज़िक्स को उस ऑर्डर में अरेंज करें जैसे जिस चीज़ का वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको पहले पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के चैप्टर्स को आप छोड़ दें, उनको भी पढ़ें, क्योंकि आपको 100% सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लेकिन जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, मतलब बल्क में क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर आप पहले कर लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। जैसे अपना मैकेनिक्स वाला पूरा पोर्शन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स हो गई, तो आपकी आधी से ज़्यादा फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको जो छोटे मोटे चैप्टर बचते हैं वो आपके स्कोर में एक फिनिश देंगे, जैसे ऑप्टिक्स, SHM वेव्स, और मैग्नेटिज्म वाली यूनिट भी इवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट 2022 के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो और आपको साइड स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि किस पूरे फिजिक्स के अंदर किस किस से कितने क्वेश्चन आते हैं। बताऊँ आपको क्लास 11th का वेटेज। तो क्लास 11th का जैसे मैंने बताया, फिजिकल वर्ल्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं पास्ट ईयर्स में, तो 20% वेटेज है। और इसके बाद मैकेनिक्स का अपना पूरा पोर्शन, जैसे कि उसमें आ जाता है अपना लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इसके बाद ग्रेविटेशन से भी आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए। और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, मतलब ये ऐसा चैप्टर है, मैं सच बताऊँ क्वेश्चन आ भी सकता है, एक आया का नहीं भी आया, तो उस पर आप लास्ट में करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, KTG थ्योरेटिकल चैप्टर्स की कैटेगरी में मैं लेता हूँ, तो पढ़ लें, इतना कुछ आएगा नहीं, एक क्वेश्चन आना कन्फर्म ही है। सो आफ्टर फिजिक्स कमिंग टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, ऐसा मैं मानता था, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर रटने वाला भी पोर्शन होता है, समझने वाला भी होता है, और प्रैक्टिस करने वाला पोर्शन भी होता है। तो केमिस्ट्री जैसा फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए करने के लिए। जैसे इनऑर्गेनिक के लिए एकदम NCERT के स्टिक ही रहना पड़ेगा, और डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आते हैं। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था नीट 2020 एनालिसिस का, उसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो डायरेक्ट NCERT की लाइन से ही क्वेश्चन आए हैं। और बात आ जाती है अब, जैसे इनऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्ड करने हैं, तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर सबसे पहले और सबसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर आप इन्हें समझ के कर लेंगे तो आपके लिए इनऑर्गेनिक आसान हो जाएगी। अब इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक में जैसे पता है सबसे इंपॉर्टेंट GOC, IUPAC, अगर इनको अच्छे से कर लेंगे, और बाकी जो नेम रिएक्शन वाले चैप्टर्स आ जाते हैं उनको आप अगर अच्छे से याद करेंगे सारी रिएक्शन को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। और ऑर्गेनिक के बाद फिज़िकल तो प्रैक्टिस करने का ही सब कुछ है। और जैसा मैं पहले बताया, अगर आपको फिज़िकल में कोई क्वेश्चन करने हैं तो NCERT के अंदर जो पिंक बॉक्सेस से सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उनको अगर आप करेंगे, क्योंकि उनसे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स उठ के आते हैं, वो आपके लिए सबसे सही रहेगा। क्योंकि पिछली साल भी क्वेश्चन आया था 2021 में, और 2022 में भी डायरेक्ट उससे उठ के आया था। तो अगर आप वो क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए सबसे सही रहेगा। और आपको अब साइड स्क्रीन पर वेटेज दिख रहा होगा, किस टॉपिक से क्या क्या वेटेज रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग, जैसा मैंने बताया सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। उसके बाद P ब्लॉक इंक्लूडिंग क्लास 11th और क्लास 12th, आदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं मानता हूँ यही हो जाती है ख़त्म। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल काफ़ी छोटा वाला चैप्टर है। और S ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है, S ब्लॉक, मेटलर्जी, और ये सब से भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और
पी ब्लॉक जैसे चैप्टर को कर लेते हैं तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। तो इन ऑर्डर में ही अगर आप चैप्टर को करेंगे तो आपके लिए सबसे सही रहेगा। और इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं यही मानता हूँ, अगर आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब NCERT बेस्ड MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बार बार के क्वेश्चन क्या कोई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि NCERT से ही आते हैं एकदम डायरेक्ट लाइन। NCERT को पढ़ें और NCERT बेस्ड कोई MCQ वाली बुक ले लें, उससे MCQ लगाएं, ये आपके लिए सबसे सही रहेगा। अब आते हैं किसका कंटेंट सबसे ज़्यादा है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी से आते हैं तो वो इसी चैप्टर से आते हैं और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर को अगर आप कर लेंगे, जैसे आपके पास अगर टाइम कम बच रहा है और आप अच्छे वेटेज वाले चैप्टर को पहले करेंगे तो आपके लिए सबसे सही रहेगा। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और एल्डिहाइड कीटोन के बाद तो सारे चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर लास्ट में जो पास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा वेटेज बढ़ा है वो उन चैप्टर्स का बढ़ा है, जैसे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और अपना लास्ट में जो आते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन चैप्टर से मतलब दो क्वेश्चन मान सकते हैं और दो क्वेश्चन मिला के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाएगा। पहले इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं और इतने कोई बड़े चैप्टर भी नहीं है। अगर आप एक लेक्चर देखेंगे वन शॉट टाइप तो भी आपका काम हो जाएगा। आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले करो, इसको आप बाद में करो, क्योंकि बायोलॉजी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा बायोलॉजी के अंदर। अगर आपको एक दो चैप्टर कठिन लग रहे हैं तो उनको आप लास्ट में कर लें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि बायोलॉजी से किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी ईयर। ये एकदम यूनिफॉर्म रहा नहीं है, क्योंकि हर ईयर चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ट्रेंड देखें तो अपना जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट से कंसिस्टेंटली 15 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ा वेटेज रखते हैं। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और फिर अपना प्लांट फिजियोलॉजी आ जाता है और फिर सेल वाली यूनिट आ जाती है। इस ऑर्डर में करें या फिर आप पूरा ही करें, NCERT की एक एक लाइन से पढ़ें, सबसे सही आपके लिए वही रहेगा। मतलब ऐसा किसी चैप्टर को छोड़े नहीं, क्योंकि क्या पता आपने वो छोड़ दिया। इवन माइक्रोब्स वाले चैप्टर जो है उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। तो किसी भी चैप्टर को ऐसा हल्के में नहीं लेना है कि ये छोड़ दिया हमने और ये नहीं पढ़ेंगे। और बॉटनी का आपको साइड में वेटेज भी दिख रहा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से। और अब बॉटनी के बाद अब जूलॉजी की बात करते हैं। और इस ईयर जूलॉजी में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे नी 2022 के पेपर में, और आप प्रीवियस वीडियो अगर देख के आ रहे होंगे तो उसमें भी मैंने ये सब बताया। तो बॉटनी के अंदर, बॉटनी के बाद अब जूलॉजी के में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है फिर से, लेकिन फिर भी कुछ जो चैप्टर्स हैं जिनको आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको काम आएगा। अगर आप MBBS में भी एंटर करेंगे तो ये आपको हमेशा काम आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी जूलॉजी के अंदर यूनिट यही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद रिप्रोडक्शन वाली यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो अपना बायोटेक्नोलॉजी है वो जूलॉजी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ लोग बॉटनी में इंक्लूड करके भी पढ़ाते हैं। तो अगर बॉटनी में इंक्लूड करें तो बायोटेक्नोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद बाकी सारे चैप्टर एक एक दो क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते किसी भी ईयर कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जूलॉजी के अंदर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो अगर आप अपने पढ़ने के तरीके में फॉलो करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और जो मैंने भी फॉलो किया था, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने आपको जो 3 ऐप सजेस्ट किए थे, वो ऐप को अगर आप एक्सप्लोर और करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं और टॉपिक से अगर आपको जानना है कि आपने कितना कुछ सीखा है, अगर आपसे PYQ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, तो वो ऐप्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। आप उन ऐप में वो चैप्टर खोलें, इवन वो टॉपिक खोलें जो आपने पढ़ लिया है, और देखें कि PYQ में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको और डिमांड है पढ़ने की, और हो रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती चली जाएगी और आप सारे चैप्टर को सीखते भी जाएंगे और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और ऐसे करेंगे तो आपके लिए सब